नमस्कार साथियों। तो आज अपने बात करेंगे हमारे देश के एक ऐसे टैक्स की जिसको कहीं ना कहीं डेली रूटीन में एक ऑटो वाले से लेकर एक रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज तक हर कोई कहीं ना कहीं अपने दिन के रूटीन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे करता है। हर किसी ना किसी को पे करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको पे कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ब्रश खरीदने से लेकर हमारे दिन के हर तरह के आइटम तक हम क्या करते हैं, फ़ैन लेकर आ रहे हैं, एसी लेकर आ रहा है हर कोई, तो उसके ऊपर फ़ोन लेकर आ रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं अपने जीएसटी पे करके आते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की। ऐसा क्या था, टैक्स तो पहले भी लगता था, एक आम आदमी पहले भी कोई चीज़ खरीदता था उसके ऊपर टैक्स लगता था, नाम अलग होता था। अभी भी एक टैक्स लगता है, नाम अलग है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि इसने हमें कैसे इम्पैक्ट डाला, हमारे देश में क्या चेंज ये लेकर आया। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद में, कि जीएसटी आने से पहले क्या था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जीएसटी एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब इन इंडिया के अंदर अगर आप गुड्स की यानी कि फिजिकल मूवेबल कोई भी आइटम, जैसे मार्कर है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, और ये मूवेबल है। ये फिजिकल मूवेबल यानी कि गुड्स, अदर देन गुड्स सारी चीज़ें सर्विसेज हैं। गुड्स और सर्विसेज में से किसी भी चीज़ की या दोनों की अगर कोई सप्लाई करता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या चार्ज कर देती है, टैक्स लगा देती है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि टैक्स जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू होता है। वो टैक्स क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो आज हम बात करते हैं जीएसटी के, थोड़ा पीछे चलते हैं कि जीएसटी की शुरुआत भारत के अंदर या दुनिया में कहाँ से हुई और हमारे देश में ये इतनी लेट पहुँचा, कैसे पहुँचा, इसके फ़ायदे हैं आप खुद तय करें उसके बाद में कि जीएसटी जो आया है वो देश के अंदर रियल में कोई इम्प्रूव लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। तो जैसा कि साथियों आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जीएसटी की शुरुआत वर्ल्ड के अंदर फ्रांस सबसे पहले लेकर आया 1954 के अंदर। दुनिया के अंदर जीएसटी की शुरुआत हुई 1954 के अंदर फ्रांस के अंदर। लेकिन अपने सीधा आते हैं अपने देश के अंदर। अपने देश के अंदर जीएसटी की जो शुरुआत हुई वो लेकर आए अटल जी की गवर्नमेंट सन 2000 के अंदर लेकर आए जीएसटी की। उसके बाद में एक टास्क फोर्स क्रिएट की गई जो जीएसटी के बारे में बता रही थी, जो सजेशन के लिए, गाइडलाइंस के लिए कि क्या क्या प्रोविजन जीएसटी के ऊपर हमें बनाने चाहिए। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, एनडीए की सरकार थी, बहुमत नहीं था कहीं जगह। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये टैक्स को इम्प्लीमेंट करना या इस बिल को पास करवाना थोड़ा मुश्किल क्यों था। देखो, इसमें स्टेट्स की पावर को चेंज किया जा रहा था, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना था। और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की बात आती है तो ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये इस तरह का एक प्रोसीजर था जहाँ 2/3 मेजोरिटी अपने को पार्लियामेंट के अंदर चाहिए थी। उसके अलावा एटलीस्ट 50% स्टेट्स की हमें सहमति चाहिए थी। भारत के अंदर जितने स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूटी, उनके अंदर हमें 50% स्टेट्स की सहमति चाहिए थी। यानी कि एक इस तरह का सिस्टम चाहिए था गवर्नमेंट कि आपका पार्लियामेंट में भी पास करवाओ 2/3 मेजोरिटी के साथ, उसके साथ आप उसको स्टेट में भी अप्रूवल लेना जरूरी था। कहीं ना कहीं ये इतना आसान काम नहीं था किसी भी गठबंधन की सरकार के लिए कि इस लॉ को हम पास करवा पाएँ। जैसा कि हमें सबको पता है उस टाइम 2000 के अंदर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, तो बीजेपी की या किसी भी एकल किसी भी पार्टी की, तो वहाँ वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद में 2004 के अंदर आप ये वापस जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अपने पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब यूपीए गवर्नमेंट, देखो मैंने वर्ड यूज़ किया यूपीए गवर्नमेंट, वहाँ भी कांग्रेस की अकेले की सरकार नहीं थी, यूपीए गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई। बट फिर भी वो लॉ है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2005-6 1 अप्रैल 2010 के लिए एक डेडलाइन तय की थी यूपीए गवर्नमेंट ने, बट फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद में इसके जो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी बात की, बट वो बिल है, कभी पी चिदम्बरम हुए, अपने प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर हुए, उन्होंने भी उसके ऊपर किया, बट अपोजिशन पार्टीज़ ने इस बिल को कभी पास नहीं होने दिया। कई रीजन थे उसके बारे में, वही आज हम एक बड़े डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इतना लंबा सफ़र सन 2000 से लेकर 17 सालों का 2017 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ भारत के अंदर। इतना क्या था, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ये इतना समय इसको पास होने में लगा। 2017 से पहले आपको पता है, मैं आपको वापस अगर पीछे लेके चलता हूँ, मैंने कहा कि 2000 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट थी, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही थी और गवर्नमेंट जो पावर में थी वो उसके पास मेजोरिटी ऑफ सीट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना उसकी बहुत ज़्यादा स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट थी। स्टेट्स, इसके कुछ स्टेट्स थे जो इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसके बाद में 2004 के अंदर भी यही हुआ, यूपीए गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, फिर ये बिल पास नहीं हो पाया। बट 2014 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आया, बहुत बहुमत के साथ उन्होंने चुनाव जीता
धीरे धीरे करते हम सबको पता है कि 2014 के बाद में 2017 तक का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर उभरी और उनकी भारत के लगभग हर स्टेट्स के अंदर क्या हुई, गवर्नमेंट बनी। देखो जीएसटी का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था कहीं ना कहीं बहुत पहले से 2000 से लेकर 17 तक के, तो कुछ स्टेट से जिन्होंने जीएसटी का हमेशा विरोध किया, महाराष्ट्र का मैं एग्जांपल ले लूं, मैं बात करूं गुजरात की तो गुजरात ने विरोध किया था, मैं बात करूं तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, दिल्ली की, ऐसे काफ़ी स्टेट्स जहाँ इंडस्ट्रीज़ क्या थी या है भारत के अंदर जो मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स ने हमेशा इसका क्या किया, विरोध किया। अब क्या था, हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो संविधान को चेंज करना, अमेंडमेंट करना बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आसान था, क्योंकि आप देखते हो गुजरात के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी, बीजेपी की थी, विजय भाई रूपानी थे उस टाइम। बट हमें पता है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, क्योंकि ऊपर पावर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तो इन्फ्लुएंस था। तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम ही पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अगर कोई वो लॉ पास करेंगे तो उसको वो रिजेक्ट करने के लिए कभी भी नहीं कहीं। और इस तरह से भारत के संविधान के अंदर इनको अमेंडमेंट करना पड़ा, जो 101 नंबर इसको अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है, जो इसकी पावर को संविधान में या हमारे देश के अंदर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी था, जो हम अमेंडमेंट लेकर आए 101, जो 101 वाला अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2/3 मेजोरिटी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ। उसके बाद में इसको है जो अप्रूवल मिल गई, 50% ऑफ स्टेट्स ने भी क्या दे दी, इसकी अप्रूवल दे दी। तो आज अपने बात करेंगे कि ऐसा क्या था कि ये जो स्टेट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, क्या ऐसा रीजन रहा होगा इन स्टेट्स के लिए कि इन्होंने इसका विरोध किया और गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों बनाना चाहा, जब इतने स्टेट्स खुद के सरकार वाले स्टेट भी विरोध कर रहे हैं, तो आप इसका क्या विरोध, क्यों ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आप खुद तय करना कि गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म जो है वो सही दिशा में किया या नहीं किया, आप खुद तय करेंगे। अपने बात करेंगे बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी का एक बड़ा, सबसे बड़ा डिफरेंस जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत की तब भी मैंने आपको बताया कि जीएसटी आने से पहले भी हम किसी ना किसी दूसरे नाम का, चाहे वो वेट था, चाहे वो सीएसटी थी, किसी ना किसी नाम से हम टैक्स पे करते थे। टैक्स हम आज भी पे कर रहे हैं। डायरेक्टली एक आम नागरिक को इसने कहीं ना कहीं इफेक्ट या प्रभाव नहीं डाला, बट इनडायरेक्टली इसके देश का बहुत बड़ा एक सिस्टम चेंज हुआ है। आओ हम बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बीइंग राजस्थानी, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं हूँ बायर स्टेट। बायर स्टेट मैं मनाऊँगा यहाँ राजस्थान के किसी पर्सन को, और सबसे ज़्यादा विरोध गुजरात जैसे स्टेट ने किया, तो मैं सेलर स्टेट यहाँ बताऊँगा गुजरात को। यानी कि जो सप्लायर है वो गुजरात का है, सिंपल टर्म्स में सेलर जो सामान बेच रहा है वो गुजरात का है, और जो बायर है वो कोई राजस्थानी बंधु है, राजस्थान का कोई पर्सन है। पहले क्या होता था, आफ्टर क्या होता था, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेते हैं अपने। ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स कि जितने रुपए में वो सोल्ड किया जाता था। गुजरात से राजस्थान का कोई पर्सन सामान खरीद के लाता था, गुड्स परचेज करके लेके आता था, तो मान लो कि उसने कोई 10 लाख रुपीस का जो है गुड्स परचेज किया, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम टैक्स चार्ज करती थी, सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी लगता था। तो हमें टैक्स के नाम से एक बार मतलब नहीं है, हम एक बार सिमिलर कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन चीज़ जाननी है इसकी कि मेन डिफरेंस क्या पड़ा। वॉट एवर नेम, कोई भी नाम था, हमें कोई मतलब नहीं उस टैक्स का, हम ये जानना चाहते हैं, कोई ना कोई टैक्स लगता था। मान लो एक कॉमन रेट ले लेते हैं, कोई भी रेट ले लो, 18% ले लो, और गवर्नमेंट 18% के हिसाब से उस गुजराती बंधु को कहती थी रुको, आप इस 10 लाख के, क्योंकि ये सप्लाई है, सेल है, इसके ऊपर आप टैक्स चार्ज कर दो, उससे आप राजस्थानी बंधु से 10 लाख रुपए मत चार्ज करो, हमारे हिस्से का टैक्स भी चार्ज करो। तो वो 18% के हिसाब से 180, 1,80,000 रुपये चार्ज करता था। राजस्थानी बंधु कितने रुपए पे करके आता था, 11,80,000 रुपये, 1180 पे करके आता था। गुजराती सेलर के पास, सप्लायर के पास कितने रुपए अपने गले में डाल सकता था, 10 लाख रुपए। ये 1,80,000 रुपये कहाँ जाते थे, गवर्नमेंट के पास जाते थे। कौन सी गवर्नमेंट है, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट्स गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ दो हैं, एक गुजरात गवर्नमेंट है, एक राजस्थान गवर्नमेंट है। तो कहाँ जाता था उसकी बात नहीं कर रहे, एक बार हम बात करते हैं कि 1,80,000 रुपये किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है।
अब आते हैं आफ्टर जीएसटी क्या होता होगा इसी ट्रांजैक्शन में। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, सेम बाकी सब चीज़ें सेम है। वही गुजरात से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं राजस्थान में, तो अभी भी मान लो सेम का सेम वैल्यू का कोई सेम ही आइटम है, तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपीज़ का अभी भी सेम आज जीएसटी आने के बाद ये सामान लेकर आता है, तो इसके ऊपर वापस टैक्स, आज इसका नाम जीएसटी है, कोई बात नहीं, हम इसको सिर्फ फिर भी टैक्स लिखेंगे। और ये 180 जो है अभी भी लग रहा है, मान लो सेम ही रेट है 18% के, तो अभी भी कितने रुपए पे करके आ रहा है। देखो सेम सिचुएशन है, काफ़ी सिमिलरिटीज हमें लग रही है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। पहले भी जो राजस्थान का बायर था आपने देखा कितने रुपए पे करके आता था, 11,80,000, 11,80,000 रुपये। अभी भी क्या पे करके आ रहा है, सेम पे करके आ रहा है। पहले भी गुजराती पर्सन के जो सेलर था, जो सप्लायर था गुजरात वाला, उस पर्सन के हाथ में कितने रुपए जाते थे, 10 लाख रुपीज जाते थे, और आज भी कितने रुपए जा रहे हैं, 10 लाख रुपीज ही जा रहे हैं। पहले भी गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता था वो 1,80,000 ही जाता था, और आज भी आप देख रहे हो तो कितना जा रहा है, 1,80,000 ही जा रहा है। तो सर ऐसा क्या सिस्टम हुआ कि जीएसटी के अंदर इन्होंने जो मेजर चेंज किया, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या था देखना। पहले क्या होता था, अब मैंने यहां वर्ड यूज किया गवर्नमेंट, कि टैक्स तो सारा किसका होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट यहां दो स्टेट के आपस का मैटर है, तो यहां अपने देश के हिसाब से देखें तो अपने एक तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, एक यहां दो यहां स्टेट गवर्नमेंट है। एक तो कौन सी वाली है, राजस्थान वाली है, और दूसरी गुजरात वाली है। तो सर ये आपने वर्ड यूज किया कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये बात हम आज इसके जो आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं 3 गवर्नमेंट हमारे यहाँ इन्वॉल्व है, तो ये टैक्स का जो पैसा है वो किस गवर्नमेंट के पास जाता था और अब क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले क्या होता था, जो ये टैक्स का सिस्टम था, यहाँ सप्लायर स्टेट कौन होता था, गुजरात होता था। सेलर स्टेट कौन था, गुजरात था। तो जो सेलर स्टेट होता था, या जहां हम उसको प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बोल सकते हैं, उस स्टेट की इनकम मानी जाती थी। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सेलर जो स्टेट होता था, प्रोड्यूसिंग स्टेट होता था, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या जाता था, पैसा जाता था। यानी कि गुजरात गवर्नमेंट का क्या होता था, ये टैक्स माना जाता था। वापस सुनना, जब गुजरात से हम गुड्स परचेज करके लेके आते थे, हम टैक्स पे करके आते थे, आज भी टैक्स पे करके आ रहे हैं। जो वो टैक्स हम पे करके आते थे, पहले वो टैक्स का हिस्सा किसके पास जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता था, और उस तरह के सिस्टम को हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। उसको हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब क्या होता है वो देखना, अब इस टैक्स के हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वाले पार्ट की बात करेंगे। इस टैक्स का कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा पैसा, और आधे रुपए किसके पास आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं, जहां गुजरात ने सप्लाई किया उनसे, या राजस्थान जहां वो सामान जो गुड्स है वो सामान जो कंज्यूम हुआ वहां, अब जाता है ये राजस्थान गवर्नमेंट के पास। यानी कि जो कंज्यूमिंग स्टेट है उस स्टेट की इनकम ये मानी जाती है। इस तरह की सिस्टम को हमने नाम दे दिया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम का मतलब जहां सामान, जहां गुड्स, जहां सर्विस कंज्यूम हुई उस स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, इनकम चला जाएगा। अच्छा अब एक बात बताना, ज्यादातर फैक्ट्रियां कहां हैं, महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, राजस्थान में हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनके अंदर क्या है, फैक्ट्री ज्यादा है। क्या वो अपना रेवेन्यू जो पहले उनका हुआ करता था, क्या वो शेयर करना चाहेंगे किसी दूसरे स्टेट के साथ? बिल्कुल नहीं। यही एक बड़ा रीजन था कि ये लोग कभी पास नहीं हो पाया, क्योंकि किसी की इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़ी मेजोरिटी के साथ किसी की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी तो स्टेट में नहीं थी, स्टेट में थी तो सेंट्रल में नहीं थी, या फिर जो है अपने गठबंधन की सरकार थी, तो इस वजह से कभी पास नहीं हो पाया। वापस सुनना, पहले ये रेवेन्यू किसका माना जाता था, सप्लायर स्टेट का, जो सेलर होता था उसका। अब कहां आ रहा है ये, कंज्यूमिंग। राजस्थान क्या कर रहा है इसको, राजस्थान का कोई रिसिपेंट है, जो बायर जो है वो राजस्थान का है, वो कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो क्या किया जा रहा है, किसकी इनकम हो जाएगी, है राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। इसलिए गुजरात जैसे जो स्टेट थे जहां फैक्ट्रियां ज्यादा है, वो अपनी इनकम, उनको पता है धीरे धीरे क्या होगा, राजस्थान जैसे स्टेट की जहां फैक्ट्रियां नहीं है उनकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और गुजरात जैसा जो स्टेट है, टैक्स की जो इनकम उनके पहले होती थी वो कहीं ना कहीं उनके क्या होती थी, उनकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी।
बट हम बात करते हैं कि ऐसा एक बात और बात करते हैं कि इस तरह के सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। कईयों को लग रहा होगा कि सर पहले वाला सिस्टम ज़्यादा सही था क्योंकि हिसाब से सेलर वो है तो उनकी इनकम होनी चाहिए। कुछ को लग रहा होगा कि नहीं है तो राजस्थान जैसे स्टेट्स की तो जो बायर है उसकी इनकम होनी चाहिए। तो हमने बात करते हैं गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों सोचा होगा कि पहले वाला सही था या बाद वाला सही है। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया रखा था उस टाइम कि भाई एक देश है, एक देश के अंदर क्या होगा कि गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां धीरे धीरे बन रही है और राजस्थान के अंदर फैक्ट्रियां नहीं है उतनी कंपेरिजन टू गुजरात। अब गुजरात जैसे स्टेट में वैसे ही फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है। और राजस्थान जैसा स्टेट जो बार बार खरीद के लेके आ रहे हैं उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक ही देश के अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाएगा। एक स्टेट आपका बहुत डेवलप हो जाएगा और आपका दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। जब एक देश है, एक तरह का सिस्टम है, तो हम क्यों नहीं साथ मिलकर चलते। तो इस तरह से सिस्टम बनाया गया। गुजरात वालों को तो ये कहा गया, गुजरात जैसे स्टेट्स को तो, कि भाई आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रीज हैं, तो आपका डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही डेवलप हो रहा है। और राजस्थान जैसे स्टेट्स जिनकी कहीं ना कहीं क्या है, जहाँ इनकम या फैक्ट्री ज़्यादा नहीं है, उनकी इनकम क्या है, टैक्स के बढ़ने से क्या हो जाएगी, उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और धीरे धीरे आने वाले सालों में जो राजस्थान जैसे स्टेट्स जहाँ फैक्ट्रियाँ क्या है कम है, उनकी इनकम बढ़ने के बाद, उनके बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट होगा, पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है वो डेवलप होगी, यहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और जो हम एक रीजनल बैलेंस की बात करते हैं, उस रीजनल बैलेंस का क्या होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो ये था साथियों अपना जो आज का जो टॉपिक था, उसके बारे में मेन डिफरेंस कि बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी में इसका इतना विरोध क्यों हुआ, ये वो क्या रीजन था जिसकी वजह से पास नहीं हो पाया था, और अब आने से इसके अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन या क्या जो बड़ा बदलाव किया गया था, एकमात्र जिसको हमने बताया ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम। ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम का मतलब एक ऐसा टैक्स का सिस्टम जहां जो सेलर होता है, सेलर की स्टेट गवर्नमेंट के पास, अपने एग्जांपल में गुजरात वाला सामान बेच रहा था तो गुजरात गवर्नमेंट की इनकम हुआ करती थी। अब आफ्टर जीएसटी क्या कर दिया गया, जो बायर है, जो कंज्यूमर है, उसका जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, जिसको हमने बोल दिया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। आई होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।